नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एंड एनसीईआरटी में। साथियों, आज का हमारा जो विषय है वो है अर्थशास्त्र का परिचय। अर्थशास्त्र का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। साथियों, आज हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र क्या होता है और अर्थशास्त्र को दो भागों में किस प्रकार बांटा गया था, कब बांटा गया था, किसके द्वारा बांटा गया था, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट आज हम आपको बताने वाले हैं जो कि एग्जाम के पर्पज से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में। तो साथियों, अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि एक देश में वहाँ की जनता के लिए कितनी सेवाएं जरूरी हैं, कितनी वस्तुओं का उत्पादन होना चाहिए, उनका उपभोग किस प्रकार हो रहा है और उनका जो सुविधाएं हैं, मान लो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, इनका वितरण किस प्रकार किया जाना चाहिए। ठीक है, एक देश के अंदर इन सभी चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। वैसे बेसिक एक चीज़ और है यहाँ पर कि जब हम एक देश के बारे में अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें जब हम अध्ययन करते हैं इन चीज़ों का, तो ये अर्थशास्त्र कहलाती है। ठीक है, कल की वीडियो अगर आप देखे होंगे तो हमने उसमें बताया था अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, ये दो कॉन्सेप्ट होते हैं, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थव्यवस्था और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी। ठीक है, सॉरी, इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स। ये इकोनॉमी और ये हमारा इकोनॉमिक्स। इन दोनों में फ़र्क इतना है कि जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहाँ किसी देश को आपको साथ लेना होगा, जैसे भारत की अर्थव्यवस्था, ठीक है, या अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ठीक है, या फिर फ्रांस की अर्थव्यवस्था। यहाँ आपको ये तभी पूर्ण होगा तब जब आप इसमें एक देश का नाम शामिल करेंगे। ठीक है, अन्यथा ये कैसा है? एक अधूरा शब्द है। बाकी अर्थशास्त्र क्या होता है कि अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं? अर्थशास्त्र में हम नियम पढ़ते हैं, सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को पढ़कर हम यहाँ अप्लाई करते हैं। ठीक है, इन चीज़ों का अध्ययन करने के बाद हम इनको कहाँ अप्लाई करते हैं? अर्थव्यवस्था में अप्लाई करते हैं। तब देखते हैं कि तभी ये परिभाषा आपको यहाँ दी गई है कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, उपभोग तथा वितरण जैसी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या बताता है, अर्थशास्त्र करता क्या है। देखो, आप मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जैसे आज वो 1 रुपये कमा रहा है, ठीक है, 1 रुपये कमा रहा है, कल चाहेगा कि वह 10 रुपये कमाए, अगले दिन हो सकता है कि उसकी नीड 100 की हो जाए, उसके बाद हो सकता है कि 1000 की हो जाए। ठीक है, एक दिन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर? क्या है कि व्यक्ति की जो इच्छा है ना, वो बढ़ती जाती है। यानी कि आप चित्र देख रहे होंगे कि असीमित इच्छा होती है, एक व्यक्ति की असीमित इच्छा होती है और उन असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास सीमित संसाधन है, यानी कि लिमिटेड सोर्सेज है। ठीक है, अनलिमिटेड हमारी वांट्स होती हैं और लिमिटेड हमारी सोर्सेज होती हैं। ठीक है, इन सीमित संसाधनों के द्वारा हम असीमित इच्छाओं की पूर्ति कैसे करें, इस चीज़ को हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं? इस चीज़ को हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कि मान लो एक व्यक्ति की 10,000 रुपये की सैलरी है, ठीक है, पर मंथ, लेकिन आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति की जो इच्छाएं होती हैं वो हो सकता है 20,000 के बराबर हो, ठीक है, या फिर इससे भी ज़्यादा हो सकती है। हर व्यक्ति की चाहत होती है, हर इंसान की चाहत होती है कि वह एक अच्छा जीवन गुजारे, एक लग्जीरियस लाइफ जिए। ठीक है,
तो इसी को हम क्या कहते हैं कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं वो असीमित होती हैं, लेकिन इन असीमित इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सीमित साधन होते हैं। ठीक है, यानी कुछ साधन होते हैं। ठीक है, तो अर्थशास्त्र में हम इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हैं कि असीमित इच्छाओं को सीमित संसाधन के द्वारा किस प्रकार पूरा किया जाता है। देखो एक व्यक्ति है, मान लो श्याम। ठीक है, अब क्या है, श्याम की जो इच्छाएं है ना कि इसके पास भैया एक गाड़ी होनी चाहिए, ठीक है, बंगला होना चाहिए, ठीक है, यानी कि जो और भी बहुत सारी अपने अपने अनुसार बहुत सारी चीज़ें जो है अपनी इच्छाएं होती हैं, हर व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं। तो यहाँ पर श्याम की मान लो ये गाड़ी की और बंगला की इच्छा है। ठीक है, तो मान लो इसकी जो सैलरी है ना, सैलरी है जो वेतन है वो कितना है, मान लो 20,000 है। ठीक है, सैलरी इसकी बहुत कम है, लेकिन इसकी इच्छाएं जो है ना बहुत बड़ी है। तो इसीलिए कहा गया है कि असीमित इच्छाएं होती हैं और सीमित संसाधन होते हैं। ठीक है, हमारे पास कितने संसाधन हैं, हमारे पास सीमित संसाधन है। हमारी सैलरी कितनी है, हमारी सैलरी जो है वो सीमित है, लेकिन हमारी इच्छाएं कैसी हैं, हमारी इच्छाएं असीमित हैं। ठीक है, आपको बात समझ आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे कि हमने एक कॉन्सेप्ट यहाँ छोड़ दिया, उसको और ले लेते हैं। कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक भैया जो हैं, अर्थशास्त्र के जनक कहलाते हैं एडम स्मिथ। ठीक है, एडम स्मिथ, इनके बारे में आगे भी चर्चा होगी। ठीक है, इनके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। इनकी एक पुस्तक आई थी एन इंक्वायरी into the nature and causes of the wealth of nation। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी पुस्तक आई थी 1776 में। ठीक है, और इन्होंने इस पुस्तक के अंतर्गत बताया था कि जो अर्थशास्त्र है ना, क्या है, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, धन का अध्ययन करते हैं। ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है, अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। अर्थशास्त्र के जनक के रूप में एडम स्मिथ को जाना जाता है। यह हमने आपको असीमित इच्छाएं यानी कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स और सीमित संसाधन लिमिटेड सोर्सेज के बारे में आपको बता दिया। या सोर्सेज को आप रिसोर्सेज लिख लें, रिसोर्सेज। ठीक है, ये अच्छा वर्ड है। आगे हम बात करते हैं कुछ अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के बारे में। देखो अर्थशास्त्र के विषय में एक बात कही है, एक इकोनॉमिस्ट थे और नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र ने, किसी को याद हो तो कमेंट के माध्यम से बता दे। ठीक है, बाकी मैं अगली क्लास में आपको बता दूंगा। अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के संबंधी, मतलब एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र ने परिभाषाओं से अपना गला घोट लिया। ये क्वेश्चन पीजीटी में भी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि अर्थशास्त्र ने पर इतनी परिभाषाएं हैं इसकी कि अपना गला घोट लिया है। मतलब समझ ही नहीं आता है कि अर्थशास्त्र आखिर, मतलब जो अर्थशास्त्री हैं वो कहना क्या चाहते हैं। सबका अलग अलग मत है। देखो हमने यहाँ पर 5 प्रकार की परिभाषाओं के बारे में बात की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे धन संबंधी परिभाषाओं के बारे में। धन संबंधी जो परिभाषाएं हैं वो एडम स्मिथ और जेएस मिल के द्वारा दी गई थी। ठीक है, फिर
यानी इन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र क्या करता है, धन का अध्ययन करता है, ठीक है। यानी अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, धन का अध्ययन करते हैं। यानी कि जब धन की बात होगी, जहाँ पैसे की बात होगी, वहां अर्थशास्त्र होगा, ठीक है। और जहाँ पैसे की बात नहीं होगी वहां अर्थशास्त्र नहीं होगा। ये बात किसने कही थी, एडम स्मिथ साहब ने कही थी, ठीक है, और जे एस मिल साहब ने कही थी। आगे हम बात करेंगे दुर्लभता या सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं। जैसे कि हमने भी पिछली स्लाइड में बात की थी कि यहाँ पर कैसे संसाधन है, सीमित संसाधन है, ठीक है। और हमारी इच्छाएं कैसी है, अनलिमिटेड इच्छाएं हमारी, यानी कि असीमित इच्छाएं, ठीक है। तो इस तरह की परिभाषा हमें किसने दी थी, इस तरह की परिभाषा हमें प्रोफेसर रोबिन्स ने दी थी, ठीक है। इस तरह की परिभाषा हमें किसने दी थी, इस तरह की परिभाषा में प्रोफेसर रोबिन्स ने दी थी। आगे हम बात करेंगे आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषा, ठीक है। आवश्यकता विहीनता संबंधी जो परिभाषाएं दी थी वो दी थी जे.के. मेहता साहब ने, ठीक है। किसने दी थी, जे.के. मेहता साहब ने। इन्होंने कहा था कि जैसे मान लो किसी की इच्छाएं, ठीक है, और हमारे पास प्रॉब्लम क्यों आती है, प्रॉब्लम इसलिए आती है कि हमारी कुछ इच्छा होती है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये कहते हैं कि जो आपकी इच्छा है ना उसको खत्म कर दो, यानी कि जो आवश्यकता है ना आपकी, विहीनता का मतलब है नहीं, ठीक है, यानी उसको ही खत्म कर दो। जो तुम्हारी आवश्यकता है, जो आपकी वांट्स है, उसको किल कर दो, उसको मार दो, या उसको मतलब आपकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की परिभाषा किसने दी थी हमें, जे.के. मेहता साहब ने हमें आवश्यकता विहीनता संबंधी परिभाषाएं दी थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपको पीजीटी में डायरेक्टली देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और नेट में भी कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, ठीक है। बाकी मैंने बेस बनाने के लिए, आज से स्टार्ट करने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीजें समझाने के लिए आपको ये क्लास रखी है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कल्याण संबंधी परिभाषाएं। और ये जो परिभाषा है ना, इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंटरव्यू जिस किसी बच्चे का इंटरव्यू है उसके लिए ये परिभाषाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे अपनी कल्याण संबंधी परिभाषाओं के बारे में, ठीक है। और कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है, मार्शल ने, प्यूगू ने और कैनन ने। ये बताते हैं कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम ऐसी गतिविधियों का अध्ययन करते हैं कि जिससे समाज में रह रहे व्यक्ति को कल्याण हो, ठीक है, समाज में रह रहे व्यक्तियों का कल्याण हो, ठीक है। इस तरह की परिभाषा किसने दी, मार्शल ने, प्यूगू ने और कैनन साहब ने, ठीक है। आगे हम बात करेंगे वर्तमान के बारे में, यानी कि आधुनिक या विकास संबंधी परिभाषा, जो आज के अर्थशास्त्री हैं, जैसे कि सैमुअलसन, वेनम और फर्ग्यूसन, ठीक है। इन्होंने अपनी परिभाषाओं में क्या क्या मुख्य रूप से रखा, विकास, है ना, विकास की, विकास जब किसी चीज का होता, यानी विकास के बारे में कहा इन्होंने। अर्थशास्त्र में कहा कि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम विकास को जो है, विकास का अध्ययन करते हैं, यानी विकास जिन चीजों से विकास होता है। वैसे आप देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में क्या है, अर्थव्यवस्था से क्या होता है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था अच्छी मानी जाती है तब उसका विकास अच्छा होता है, ठीक है। और एक देश को अच्छे से चलाने के लिए वहां की अर्थव्यवस्था जो होती है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, वहां के जो नियम कानून है अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थशास्त्र के जो नियम कानून है अर्थव्यवस्था के लिए, वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तभी वहां की यानी नीतियां जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी एक देश बहुत आगे तक जा सकता है और उस देश की जो अर्थव्यवस्था है वो अच्छी हो सकती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कि अर्थशास्त्र को, अब हम बात करेंगे कि जो हमारा अर्थशास्त्र है ना, इसको हम पहले, जैसे आज हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, इसको 1933 से पहले हम केवल अर्थशास्त्र के रूप में पढ़ते थे, ठीक है। इसका डिवाइडेंट नहीं हुआ था, इसके पार्ट नहीं थे, केवल हम इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स पढ़ते थे। लेकिन 1933 में एक प्रोफेसर आए जिनका नाम था रैगनर फ्रिश, ठीक है। क्या नाम था इनका, रैगनर फ्रिश नाम था। इन्होंने क्या किया कि अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया, अर्थशास्त्र को दो भागों में बांट दिया। एक अर्थशास्त्र को इन्होंने बताया माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरे अर्थशास्त्र को इन्होंने बताया मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, ठीक है। देखो हमने एक स्लाइड बनाई है, माइक्रो इकोनॉमिक्स बीएस मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो जब माइक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं
तो आपको पढ़ने से समझ आ रहा होगा माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। और मैक्रो का मतलब क्या होता है? मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा, यानी बिग, बड़ा, ठीक है। जब हम किसी व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत। जब हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति के उसकी आय के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, या फिर सिर्फ एक फर्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ व्यक्तिगत आय के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तब हम वहाँ बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। लेकिन अगर हम एक पूरी सरकार के बारे में बात कर रहे हैं, सरकार की जो नीतियाँ होती हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, समस्त उद्योग, जितने देश में उद्योग हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, जीडीपी या जीएनपी के बारे में बात कर रहे हैं, तब वहाँ हम किसकी बात कर रहे होते हैं? तब वहाँ हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे होते हैं। तो साथियों, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।